हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास की आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हम करने जा रहे हैं जी इस समय क्या, रिटर्न का चैप्टर। तैयार आप इसके लिए जी? रिवीजन करने जा रहे हैं हम रिटर्न के चैप्टर का, तो फटाफट से अपना चैप्टर 11 निकाल लीजिए। चैप्टर 11 सेक्शन 37 टू 48 विद रूल्स हम ये कवर करेंगे। हाँ, ये एक बार मैं पहले आपको यहाँ स्लाइड से दिखा दूं थोड़ा। एक होती है क्यूआरएमपी की बात करें, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है। तो सबसे पहले आप देते हैं जीएसटीआर 1। ये क्या होती है? सेल की डिटेल, बिल वाइज। कोई टैक्स नहीं दे रहे, आप बिल्स की डिटेल डाल रहे हैं ताकि बायर को 2B में क्रेडिट दिखे और वो क्रेडिट ले ले। कब तक जमा करानी होती है? अगले महीने की 11 तारीख को। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब ये इसके बाद जिस जिस सप्लायर से आपने परचेज किया है उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी, तो आपको कहां दिखने लगेगा? 2B में। और 2B के क्रेडिट को आप डालेंगे कहां? 3B में। और जीएसटीआर 1 में जो सेल की डिटेल डाली है, इसकी सेल और टैक्स यहां पर 3B में आ जाएगा। तो जो नेट है वो आप फिर पे करेंगे। ये 3B कब तक सबमिट करनी है? मंथली फाइल करेंगे अगले महीने की 20 तारीख को। इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न साल के एंड में। अगर कोई बिल छूट गया वहां पर तो अभी एनुअल रिटर्न में फाइल करें 31 दिसंबर तक। और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इस 9 के साथ एक 9C सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ेगी 31 दिसंबर तक। ये पहले सीए ऑडिट करता था जीएसटी में, अब होता नहीं जीएसटी में ऑडिट सीए वाला, तो ये वो 9C फाइल करता था। अब आपको खुद से एसएससी को खुद से सेल्फ सर्टिफाइड ये स्टेटमेंट सबमिट करनी है 5 करोड़ से ऊपर है तो। अच्छा, अगर आपके प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से कम के टर्नओवर है, अगर आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं रिटर्न क्वार्टरली लेकिन टैक्स मंथली, इसलिए नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न क्वार्टरली लेकिन टैक्स मंथली। अच्छा, हाँ जी, यहाँ रिटर्न जीएसटीआर 1 जैसे यहाँ मंथली जाती थी, यहाँ पर क्वार्टरली जाएगी। डेट क्या है? अगले महीने की 13 तारीख। यहाँ जैसे सीएसटी 3 भी मंथली जाती थी, यहाँ क्वार्टरली जाएगी। डेट क्या है जी? अगले महीने की 22 या 24, क्वार्टर एंड होने के बाद में। ठीक है जी। बाकी एनुअल रिटर्न ऐसे ही है, जीएसटी 9 31 दिसंबर। यहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है। ठीक है जी, 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है। ओके, अब बीच में क्या स्पेस है जी? ये 2B के लिए जी। हाँ जी, जो क्वार्टरली वाला बंदा है इससे कोई माल परचेज करेगा नहीं। क्यों नहीं परचेज करेगा सर? क्योंकि ये तो 3 महीने बाद अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो बायर को 2B कब दिखेगी? 3 महीने बाद। तो इससे कोई परचेज नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट इनको ऑप्शन दिया, आप एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप जीएसटीआर 1 वाली टेबल्स जो B2B वाली हैं वो आप फाइल कर दो ताकि बायर को क्रेडिट दिख पाए। इसे नाम देते हैं आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो मंथ 1 एंड 2 के लिए ये 13, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर ये ना फाइल करे तो कोई लेट फी, कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये किस लिए? ताकि बायर को क्रेडिट दिख पाए। और सिर्फ B2B इनवॉइसेस ही डालने हैं और 50 लाख तक की वैल्यू के ही डाल सकते हैं अगले महीने की 13 तारीख तक। अगले महीने की 13 तारीख तक। ठीक है जी। आइए
अब मैं और आपको स्लाइड नहीं दिखाता, बस काफी है। हाँ, एक चीज और दिखाता चलो, किसको जीएसटीआर 1 और 3B नहीं सबमिट करनी है, किसको जीएसटीआर 1 और 3B सबमिट नहीं करनी है। हाँ जी, अगर आप आईएसडी हैं, आप जीएसटीआर 1 3B क्या करोगे, सेल तो करते नहीं, जो सेल करते हो तभी तो 1 3B फाइल करोगे ना। तो आईएसडी हैं, ये ब्रांचेस को सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया करता है, बिल इसके नाम से आगे कॉमन सर्विस के सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको, ये तो अपनी जीएसटीआर 6 फाइल करता है, इसको इसको 1 3B फाइल नहीं करनी, जीएसटीआर 1 3B नहीं फाइल करनी। अच्छा, ऐसे ही जो टीडीए डिडक्टर हैं, टीडीए डिडक्टर है क्योंकि सेल थोड़ा करते हैं, तो 1 3B क्यों फाइल करेंगे। ये क्या फाइल करते हैं जी, जब ये टीडीए डिडक्ट करते हैं तो उसको जमा कराते हैं तो जीएसटीआर 7 सबमिट करते हैं, तो ये 1 3B नहीं सबमिट करनी इनको। और जो ये जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं, इसके बाद टीडीए डिडक्ट करने के बाद जमा कराते हैं, तो जिसका टीडीए डिडक्ट हुआ मिस्टर ए अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा और इसे एक्सेप्ट करेगा तो इसके कैश लेजर में आ जाता है। ओके, तो इसको 1 3B नहीं सबमिट करें। नेक्स्ट, हाँ जी, जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं अमेजोन, जैसे मिस्टर ए अमेजोन के थ्रू गुड्स बेचता है तो अमेजोन इसका टीसीएस कलेक्ट करता है, तो ये टीसीएस कलेक्ट करने वाले कोई सेल थोड़ा कर रहे हैं, तो जीएसटी 1 3B नहीं। तो ये क्या फाइल करते हैं, अपने जीएसटी 8 सबमिट किया करते हैं, ये अपने जीएसटी 8 सबमिट किया करते हैं। अच्छा, ओआईडीआर का सप्लायर, अगर नेटफ्लिक्स, ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ये नेटफ्लिक्स क्या है जी, यूएसए की कंपनी है, और आपने पढ़ा था इसे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना होता था, नेटफ्लिक्स को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना होता था। सर्विस इंपोर्ट करिए सीए स्टूडेंट ने, यूएसए की कंपनी है ये, सीए स्टूडेंट इंडिया का है, यहाँ जीएसटी भले ही नेटफ्लिक्स को देना है। इसके लिए क्या 1 3B की बात आएगी, नहीं, इसको एक 5A फाइल करनी होती है। इसको क्या फाइल करनी होती है, 5A फाइल करनी होती है। भाई अब ये नेक्स्ट चार्ट की जरूरत अभी है नहीं ना, हम दिखा रहे हैं अभी। तो आइए वापस आते हैं अपने नोट्स में। हाँ जी, इसमें एक पॉइंट बताता चलो, नील रिटर्न का जीएसटीआर 1 3B और एक कंपटीशन सप्लायर वाले क्वार्टरली टैक्स देते हैं, वो हो जाता है सीएमपी 08। ये नील अगर इनकी रिटर्न है तो ये मैसेजेस के थ्रू ही फाइल कर सकते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, और इनके पास ओटीपी आ जाएगा और फिर कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बस ओटीपी आएगा, कंफर्म करना होगा, यस भरोगे तो ये फाइल हो जाएगी इसकी। लेकिन ध्यान रहे, ये नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू तभी फाइल हो पाएगी जब आपकी ये इन रिटर्न में कोई भी एंट्री नहीं जानी, नील स्टेट, नील जानी, सारी टेबल नील है, टैक्स नील नहीं, सारी टेबल में कोई आईटीसी भी नहीं है आपका, तभी आपकी आईटीसी मतलब इंट्रा क्रेडिट नहीं है, तो आप नील में फाइल कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट, मेन बैच 11.7, फास्ट बैच 11.2, और अगले 5-6 पेजेस अब कंटिन्यूस में चलते जाएंगे। तो मेन बैच फटाफट से आ जाइए 11.7 और फास्ट बैच 11.2। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। रिटर्न तो क्वार्टरली है लेकिन टैक्स मंथली है, पहले महीने और दूसरे महीने अगले महीने की 25 तारीख तक टैक्स जाएगा। जो तीसरे महीने टैक्स जाना है, तो तीसरे महीने की जो रिटर्न जा रही है 22 से 24 को, उसी के साथ में ही टैक्स चला जाएगा, टैक्स चला जाएगा। अच्छा, ये ऑप्ट कब कर सकते हैं, ऑप्ट कब कर सकते हैं, इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका था। जिस क्वार्टर के लिए आप जा रहे हैं, जैसे अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, तो पहले महीने की लास्ट डेट 30 अप्रैल, और इससे प्रीवियस क्वार्टर जो है जन टू मार्च है, तो प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट, सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट तक, अब इस डेट से इस डेट तक आप ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे जुलाई टू सितंबर की बात करें तो जुलाई का ये पहला महीना है, इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई तक आप ऑप्ट कर सकते हैं। और कब से ऑप्ट कर सकते हैं, इसका पिछला महीना अप्रैल टू जून है, तो ये सेकंड मंथ मई की फर्स्ट तारीख। सर ऐसा क्यों, हाँ जी, इसके लिए लॉजिक क्या था, आप 31 जुलाई तक ही क्यों जा सकते हैं भाई, जुलाई अगस्त सितंबर में 31 जुलाई तक ही क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को तो अगर मंथली रिटर्न फाइल करने तो फाइल कर दी होगी ना, और अगर 1 अगस्त को आपने मंथली फाइल कर दिया, आप जल्दी फाइल करने वाले बंदे हैं, तो फिर तो आपको हर महीने मंथली जमा कराने पड़ेगी ना, इसलिए क्वार्टरली ऑप्ट करना है तो 31 जुलाई तक ही ऑप्ट कर लो। ओके, फिर ये तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब आपने जिस दिन आप ऑप्ट कर रहे हैं कोई पिछली रिटर्न ड्यू नहीं होनी चाहिए, वो फाइल हो गई होनी, लास्ट रिटर्न आपने फाइल कर रखी हो। सर क्या ये ऑप्शन हर बार ऑप्ट करनी, हर क्वार्टर के लिए नहीं, एक बार ऑप्ट कर ली तो फिर ये कंटिन्यूस यही चलती रहेगी, यही चलती रहेगी जब तक कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस नहीं कर जाती। तो यही बात ये इसमें बताई थी कि कब आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे, अगर जिस क्वार्टर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर गई, उसके अगले क्वार्टर के पहले ही महीने से आप मंथली ही रिटर्न फाइल करेंगे, आप यहां क्यूआरएमपी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी। ओके, ये 5 करोड़ वाली एग्रीगेट टर्नओवर कब देखनी थी हमें, प्रीवियस ईयर में।
और अब करंट ईयर में अगर 5 करोड़ क्रॉस करते तो हम स्कीम से बाहर। अगली ये टेबल पढ़नी नहीं थी। नेक्स्ट, हाँ जी, क्यूआरएमपी वाले क्या आईएफएफ वाली फैसिलिटी फाइल कर सकती हैं? जी, फर्स्ट 2 मंथ के लिए फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पहले 2 महीने के लिए मैंने आपको बता दिया टैक्स कब तक जमा कराना है, अगले महीने की 25 तारीख तक। किस तरीके से जमा कराना है जी? 2 तरीके हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड। पहले महीने आप अपनी सेल निकालिए, उस पर टैक्स निकालिए, माइनस आईटीसी कीजिए, नेट जो बना वही जमा कराइए। सेकंड मंथ भी सेल पे टैक्स निकालिए, आईटीसी माइनस कीजिए, नेट बना वो जमा कराइए। तीसरे महीने भी यही काम करो। लेकिन दूसरा एक तरीका बताते हैं, फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड क्या है? पिछले क्वार्टर का आपने जो कैश लेजर से पेमेंट करी थी, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने मतलब 1/3, हर महीने का 1/3 हो गया, 33.33% हो गया। हम कह रहे 33.33% नहीं, 35% दे दो। पिछले क्वार्टर का जो आपने कैश लेजर से पेमेंट किया है, हम मानते कि इतनी सेल तो इस क्वार्टर में भी करोगे ना, तो पिछले क्वार्टर में जो टैक्स दिया था हर, तो उस टोटल टैक्स का 35% पहले महीने, दूसरे महीने भी 35%, तीसरे महीने तो फिर आप देख लो जो आपका टैक्स बनता है, टोटल टैक्स माइनस आईटीसी, वो जमा करा। लेकिन अगर पिछले महीने आप फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हैं, पिछले आपकी मंथली रिटर्न जमा हो रखी है, क्वार्टरली नहीं, फिर ये 1/3 की जरूरत नहीं है, फिर ये 35% की जरूरत नहीं है, फिर आप 100% जमा कराएंगे। भाई 3 क्वार्टर हो, मतलब क्वार्टर में 3 महीने होते तभी तुमने 1/3 करके 35% की बात करी है, राइट। ये आप जब चालान जनरेट करते हैं तो आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है प्रैक्टिकली, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली चलानी है पेमेंट। तो मंथली पेमेंट को अगर आपने क्लिक किया तो आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि 35% वाली फिक्स सम में जाना चाहते हो या फिर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आईटीसी मैनेज करके खुद जमा कराना चाहते हो। अगर आप 35% वाला सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक पिछले क्वार्टर जो आपने, पिछले क्वार्टर का जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का जो आपने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचएसटी पे करके वो ऊपर खुद फिल होके आ जाएगा। और उसका 35% भी अब आप नवंबर 20 के लिए मान लीजिए जमा करा रहे हैं तो 35% भी खुद निकल कर आएगा, खुद निकल कर आएगा। बस आपको तो जनरेट चालान 35% पे क्लिक करना और चालान जनरेट हो जाएगा। तो ये प्री फिल्ड होकर आता है, जो प्रैक्टिकली काम करे उनको तो पता ही होगा। चलिए वापस बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमने फिक्स सम वाली बात कर ली। हाँ जी, ध्यान दीजिए, आपको ये जमा कराने की जरूरत नहीं है कैश लेजर से। अगर आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में इतना बैलेंस है, मान लीजिए आपका लायबिलिटी बनती है 12,000 और आपके पास कैश लेजर क्रेडिट लेजर में 14,000 रुपया पड़ा हुआ है, फिर आपको ये जमा कराने की जरूरत नहीं है। या अगर आपकी निल या नो लायबिलिटी बनती है तो आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर तुमने पिछली रिटर्न नहीं फाइल करी है तो फिर आपको ये मंथली टैक्स वाली पेमेंट अलाउ नहीं होगी। और दूसरा, मंथ 1 और 2 का जो आपने कैश लेजर से पेमेंट करी है, इसका रिफंड अभी नहीं ले सकते अगर कोई एक्सेस जमा हो गया तो। अगर कोई एक्सेस जमा हो गया तो तीसरे महीने जब आप रिटर्न जाएगी 22 से 24 तक जाती है, उसको फाइल होने के बाद जो एक्सेस कैश लेजर में बैलेंस बना हुआ है वो आप रिफंड ले सकते हैं। अब जरा इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट वाली। आपको पहले महीने आपका टैक्स कब तक जमा करना था? 25 तारीख तक। अगले महीने भी 25 तारीख तक जमा करना था। अगर आपने 25 तक नहीं पे किया है तो 26 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट 18% पर annum। अब जरा फिक्स क्वार्टर वाले की बात, ये फिक्स सम वाले की बात करते हैं। भाई आपका पहले महीने का टैक्स सेल पे टैक्स माइनस आईटीसी ज्यादा बनता था, तुमने 35% जो जमा करा रखा वो कम जमा करा रखा है, क्या फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखी है ना 35% की। तो भले ही मेरा टैक्स सेल पे टैक्स माइनस आईटीसी ज्यादा बनता था और मैंने 35% दे रखा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा अगर मैं 25 तारीख तक उनको जमा करा देता हूं तो अगर मेरा कोई एक्सेस अमाउंट बनता था टैक्स का, अगर मैं तीसरे महीने जो कि रिटर्न की डेट है अगले 22 से 24, कुछ स्टेट्स के लिए 22 है, कुछ स्टेट्स के लिए 24 है, तो अगर आप उस 22 से 24 तक जमा करा देते तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर नहीं जमा कराया तो फिर आपका 22 या 24 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है डेट, उस डेट से जब तक आप पे नहीं करते तब तक 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, ये 22-24 किसके लिए है जरा यहां देखेंगे। हाँ जी, हम क्वार्टरली अगर 3B की बात करें तो ये डेट है 22 से 24। अगर मंथली 3B की बात करें तो डेट है 20, अगले महीने की 20। क्वार्टरली में 22 किसके लिए? ये कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश एक्सेट्रा 22 है, और दिल्ली, हरियाणा यहाँ पर ये 24 है। ठीक है जी, तो स्टेट्स के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां पर ये 3B, जिनको 3B नहीं भरनी उनको 1B नहीं भरनी। किन किन को नहीं भरनी? आईएसडी वालों को, टीडीएस टीसीएस टैक्स पेयर को, मैं पहले ही दिखा दिया आपको, टीसीएस कलेक्ट करने वाले को, टीडीएस वाले को, कंपटीशन सप्लायर को जीएसटी और 4 देनी होती है, ओआईडीआर का सप्लायर मैंने आपको दिखा दिया, एनआरटीपी, तो इनको जीएसटी और 3B नहीं देनी, नॉर्मल टैक्स पेयर को देनी है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देनी है, यहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देनी है, एनआरटीपी को नहीं देनी, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को नहीं देनी। ओके, फिर इसके बाद यही सेम बात नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये जीएसटीआर 1
जिन लोगों को जीएसटीआर 3 भी नहीं देनी थी उन्हीं को हम कह रहे हैं जीएसटीआर 1 भी नहीं देनी, लेकिन बाकी नॉर्मल टैक्स पेयर को देनी है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, आपकी मंथली जीएसटीआर 1 जाती है तो अगले महीने की 11 तारीख, और अगर आप क्वार्टरली वाले हैं, क्यूआरएमपी वाले हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले हैं, तो आपकी क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर कब तक जाएगी? अगले महीने की 13 तारीख तक। 13 तारीख तक पहले 2 महीने आप आईएफएफ वाली फैसिलिटी ले सकते हैं। आईएफएफ वाली फैसिलिटी क्या है? ये जीएसटीआर 1 के वो वाली टेबल्स हैं जिस अगर आप ये फाइल कर दोगे तो बायर को क्रेडिट मिल जाएगा। कब तक फाइल कर सकते हो? अगले महीने की 13 तारीख, क्योंकि क्वार्टरली वाले को रिटर्न की डेट भी 13 तारीख थी, तो आईएफएफ की डेट भी हमने 13 तारीख की रखी है। इसमें कौन से बिल डालेंगे? B2B जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, और 50 लाख तक की वैल्यू भी डाल सकते हैं, और उनसे रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट, डेबिट या क्रेडिट नोट, ठीक है। 3 भी आपकी 22 से 24 तक जाती है। हाँ जी, जो आप क्वार्टर तीसरे महीने जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करने लगोगे तो ये 1 और 2 मंथ के जो आपने ऑलरेडी बिल फिल कर रखे हैं, ये ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगे, दोबारा से नहीं भरने, सिर्फ तीसरे महीने के फिर आपको बिल भरने होंगे, या कोई बिल छूट गया तो वही वही भरना होगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल 59(6) ये क्या कहता है जी? हाँ जी, कौन लोग, इसके लिए मैंने आपको ये चैप्टर 8 के साथ बताया था कि बायर के आईटीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी बातें करी हैं। मैं आपको यहां से स्लाइड से दिखाऊं जी, ये वाला चार्ट था। हाँ जी, बायर के आईटीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ अमेंडमेंट्स करी हैं। क्या? अगर तुमने पिछले महीने या पिछले क्वार्टर का टैक्स नहीं दिया, मतलब 3 भी नहीं फाइल करी, तो फिर हम अगले महीने या क्वार्टर में कोई रिटर्न नहीं फाइल करने देंगे। मतलब ना हम 1 फाइल करने देंगे, ये रूल 59(6) में लिखा हुआ है, ना ही हम 3 भी फाइल करने देंगे, ये हमने रूल, ये सेक्शन 39(10) में लिखा हुआ है। मतलब पिछले महीने या क्वार्टर की अगर तुमने टैक्स नहीं जमा करा, मतलब 3 भी नहीं दी, तो अगली कोई जीएसटीआर 1 नहीं, 3 भी नहीं जमा करा पाएंगे। इससे क्या होगा? हाँ जी, इससे क्या होगा जरा ध्यान से सोचिए। अगर किसी बंदे ने फेक रजिस्ट्रेशन ले लिया, सिर्फ बिल बनाता, टैक्स नहीं पे कर, टैक्स नहीं देता, तो उसे जीएसटीआर 1 फाइल करी, 3 भी नहीं दी, अगली जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं कर पाएगा। तो फेक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 महीने के लिए लेगा क्या? तो ले ही नहीं पाएगा ऐसे, ये इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया है। नंबर 2, अगर तुमने कोई भी पिछली जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी है, तो आप इस करंट मंथ में कोई या क्वार्टर की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। अब पोर्टल पर क्या हो रहा था? आपने 2 महीने की जीएसटीआर 1 भरी, फिर अगली छोड़ दी, फिर अगली छोड़ दी, फिर अगली भर दी, ऐसे हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई, इसलिए मैंने लिखा कोई भी पिछली जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी। भाई इससे जीएसटीआर 1 फाइल करने से क्या होता है? बायर को 2 में क्रेडिट दिखता है, तो बायर को 2 में क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो पहले कोई भी छोड़ रखिए, तो पहले वो भर के आओ, फिर आप करंट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे, तो बायर का क्रेडिट प्रोटेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट, करंट मंथ की तुमने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी या क्वार्टर की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी, ये अब करंट मंथ की 3 भी फाइल करना चाहते, फाइल हो नहीं पाएगी। भाई जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो 2 में क्रेडिट दिखेगा ना उसको। ये बात सेक्शन 39(10) में अमेंड करके लिखी गई। तो ये रिटर्न से रिलेटेड है। एक और, ये रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, आपके डिमांड रिकवरी के चैप्टर से रिलेटेड है। ये पहले अमेंडमेंट हुई थी। आप जीएसटीआर 1 में सेल ज्यादा दिखा रहे हो, 3 में टैक्स कम पे कर रहे हो, तो जितना कम पे कर रहे हो इतना आपका सेल्फ असेस टैक्स मानते हुए बिना नोटिस इश्यू किए हुए रिकवरी करेंगे सेलर तेरे से। तो बायर हो गया ना प्रोटेक्ट, बायर का आईटीसी प्रोटेक्ट हो गया ना जी। ये डिटेल में हमने अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए आइए, और ये बात मैंने आपको यहां नीचे 4 नोट में लिखवाई हुई थी, ये 4 नोट में यही बात आपको मैंने लिखवा रखी है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर ये वाली बात हो गई। इसके बाद आएंगे यहां जीएसटीआर 1। हाँ जी, जीएसटीआर 1 वैसे तो आपका करंट टैक्स पीरियड ओवर होने के बाद ही आप फाइल करोगे, है ना। लेकिन क्या 2 केसेस में जीएसटीआर 1 मंथ एंड होने से पहले फाइल कर सकते हो, ये क्वार्टर एंड होने से पहले कर सकते हो। 2 केसेस में कैजुअल टैक्स पेयर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिन के लिए लेता है, हो सकता है ड्यूरिंग द मंथ उसका रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया हो, या रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल ड्यूरिंग द मंथ करा लिया, तो इन 2 केसेस में आप टैक्स पीरियड ओवर होने से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 में क्या आएगा? हाँ जी, जीएसटीआर 1 में आप बिल वाइज डिटेल डालते हैं, B2B वाली, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है। क्यों? क्योंकि बायर को क्रेडिट लेना। लेकिन अगर B2C सेल है, या आप टोटल वैल्यू डाल दो, लेकिन रुको, अगर इंटरस्टेट सेल है और 2.5 लाख से ऊपर के बिल है, मतलब लार्ज इनवॉइसेस हैं, तो आप बिल वाइज डालना। और इंटरस्टेट सेल है और 2.5 लाख से कम के बिल हैं, तो आप बिल वाइज तो मत डालो, स्टेट वाइज डालना। टोटल दिल्ली में कितनी सेल, यूपी में कितनी सेल, पंजाब में कितनी सेल, इंटरस्टेट आप गुजरात के बंदे मान लो, तो आप ये सेल दिखाने। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी में जो इनका एसजीएसटी वाला शेयर होगा ना, इनको पहुंचाना ना, इसलिए स्टेट वाइज डालना।
और बाकी जो है वो B2C कंसोलिडेट डाल सकते हैं। और इनसे रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट नोट, क्या निल की रिटर्न भी फाइल करनी होगी? जी, GST 1 भी फाइल करनी होती है, 3B भी फाइल करनी होती है, निल वाली फाइल करनी होती है। अच्छा, जितना समय आप अब कंपोजिशन में आ गए, जितना समय नॉर्मल में थे, तो क्या आपको उतने समय की अपनी GST 1 3B फाइल करनी पड़ेगी? जी हाँ, ताकि बाहर को क्रेडिट दिख पाए, इसलिए ये तो फाइल करनी होगी। रिटर्न रेक्टिफाई कब तक कर सकते हैं? अगर आपने गलती ढूंढी तो रेक्टिफाई हो सकता है, डिपार्टमेंट ने गलती ढूंढी तो नहीं हो सकता। कब तक हो सकता है? जिस महीने में ढूंढी उसी महीने में आप GST 1 या 3B में, GST 1 में वो बिल ऐड कर दो, अगर कोई 3-4 बिल ढूंढ गए, भूल गए थे तो, और 3B में उसका टैक्स पे कर दो। लेकिन कब तक मैक्सिमम कर सकते हैं? अगले साल की 30 नवंबर, ये डेट चेंज हुई है, अगले साल की 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न जिस दिन आपने फाइल करी, विच एवर इज अर्लियर, इस डेट तक कर सकते हैं, GST 1 भी और 3B भी। ओके जी, नेक्स्ट 2A की बात करते हैं, GST 2A की। अच्छा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें हमने कई क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन देखेंगे, एक साहू है, GST 1 फाइल कर दी फेब की 300 लाख की, बाद में पता लगा कि 5 बिल तो छूट ही गए 20 लाख के, तो इन 5 बिल को जिस महीने में पता लगा उस महीने में फाइल कर दे GST 1 में, और इसका 3B में टैक्स पे कर दे। लेकिन मैक्सिमम कब तक? अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी 2A क्या है जी? जब GST 1 सेलर फाइल करेगा तो बायर को 2A में परचेज, 2B में ITC दिखेगा। हालांकि 2A में ITC भी दिखता है, लेकिन 2A वाला ITC नहीं लेना होता, 2B वाला ITC लेना होता, इसलिए मैं बोलता हूं 2A में परचेज दिख रही है। तो देखेंगे, अगर आपने नॉर्मल सप्लायर से परचेज करी है तो उसने अपनी GST 1 या IFF फाइल करी होगी, आपको वो परचेज या क्रेडिट कहां दिखेगा? नॉर्मल सप्लायर को GST 2A के पार्ट ए में। अगर तुमने नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से परचेज करिए, उसने अपनी GST 5 फाइल करी होगी, आपको 2A के पार्ट ए में दिखेगा। अगर ISD ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसने GST 6 फाइल करी होगी, ये आपको 2A के पार्ट बी में दिखेगा। अगर TDS डायरेक्टर ने या TCS कलेक्ट ने आपका TDS कलेक्ट किया तो इन्होंने अपनी GST 7 या 8 फाइल करी होगी, ये आपको 2A के पार्ट सी में दिखेगा दोनों। और अगर आपने इंपोर्ट किया है या DTM या SCZ से आया है माल, इसे बिल ऑफ एंट्री पे, इसे भी इंपोर्ट ही माना जाता है, तो ये आपको 2A के पार्ट डी में दिखेगा। और बीच में जो दो रह गए थे वो कंपोजिशन सप्लायर ने अगर नॉर्मल सप्लायर से परचेज किया है तो उसको परचेज 4A में दिखेगी, और ISD ने अगर नॉर्मल सप्लायर से परचेज किया है तो उसको फॉर्म 6A में दिखेगी, फॉर्म 6A में दिखेगी। ठीक है जी। अब 2B में क्या क्या जाएगा? इसमें जो TDS TCS है इसको छोड़कर बाकी सब 2B में जाएगा। क्या? पहला, नॉर्मल सप्लायर से जो परचेज करिए ये 2B में जाएगा, NRTP से परचेज करिए 2B में जाएगा, ISD ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी 2B में आएगा। TDS TCS वाला जो कैश लेजर में आता है ना, वो तो आपके कैश लेजर में आता है। नेक्स्ट, IGST का जो इंपोर्ट पर IGST है, ये भी या SCZ से आया है तो वो भी आपका IGST ये आपके 2B में आएगा। तो नेक्स्ट 2B देखें। हाँ जी, अगर तुमने परचेज किया है मंथली GSTR 1 वाले से, अगर तुमने परचेज किया है, अगर उसने अपनी मंथली GSTR 1 11 तारीख तक, अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल कर दी तो तुम्हें 2B में क्रेडिट दिखेगा, उस महीने के 2B में क्रेडिट दिखेगा। जैसे एग्जांपल बात करें, अप्रैल महीने की बात करें, उसने अप्रैल की रिटर्न 11 मई तक फाइल कर दी है GSTR 1, तो आपको अप्रैल महीने के 2B में दिखेगा। अगर अप्रैल की GSTR 1 उसने 12 तारीख को फाइल करी, फिर अप्रैल वाली GSTR 2B में नहीं, मई वाली में दिखेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर अप्रैल की अगर हम बात करें, इसी महीने की 12 तारीख, अप्रैल महीने की 12 तारीख से 11 मई तक जो आपकी डिटेल अपलोड हुई है GSTR 1 में, वो आपको इस 2B में, इस करंट मंथ के 2B में दिख रही होंगी। ठीक है जी। सेम ऐसे NRTP और ISD परचेज की है तो आफ्टर ड्यू डेट ऑफ प्रीवियस मंथ जो उसने फाइल करी है, और जो इस ड्यू डेट, इस करंट मंथ की ड्यू डेट तक जो फाइल करी है, वो आपको यहां पर दिख रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, और इंपोर्ट का ये दिख रहा होगा, और इंपोर्ट का क्रेडिट दिख रहा होगा। अब क्वार्टरली वालों के लिए यहां देखें, क्वार्टरली वालों का क्या होगा जी? हाँ जी, पहला महीना दूसरा महीना। अच्छा, क्वार्टरली जो GSTR 2B है जनरेट कब होती है? 14 तारीख को। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 14 मई को, अगर हम मई की बात करें तो 14 जून को रात 12 बजे, और अगर हम जून की बात करें तो ये 14 जुलाई को जनरेट होगी, ये 2B। ओके, अब इस 2B में अप्रैल में कौन कौन सी क्रेडिट आपको दिख रही होगी? अगर पहले महीने की बात करें, इसी अप्रैल महीने की बात करें, तो मैंने याद करने का तरीका बताया था, इसी महीने की 14 तारीख। 2, इस अप्रैल की ड्यू डेट क्या है? ये अप्रैल की GSTR 1 कब फाइल करनी होती है? क्वार्टरली 13 तारीख तक। IFF कब तक फाइल करनी होती है? 13 तारीख तक। तो 14 अप्रैल से 13 मई तक। ऐसे मई के लिए 14 मई से 13 जून तक, और ऐसे जून के लिए 14 जून से 13 जुलाई तक।
सर ये 14 जून 13 जुलाई कहां से आई? जून की आपकी क्वार्टर की जो डेट है वो आपकी क्या है जी? अगले महीने की 13 तारीख। GS7 की डेट क्या है? अगले महीने की 13 तारीख, तो 13 जुलाई यहां से आई। और ये 14 जून कहां से आई? हाँ जी, जो आपकी पिछले महीने की अगर 13 तारीख तक फाइल हो गई होगी तो उसी महीने में दिख गई होगी, अगर 13 तारीख के बाद फाइल हुई तो यहां पर दिखेगी, इसलिए 14 जून यहां से आई। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, नेक्स्ट पेज देखेंगे। हाँ जी, कंपोजिशन वाले, नॉर्मल वाली बात होगी। कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली टैक्स देना होता है अगले महीने की 18 तारीख तक, और रिटर्न एनुअल देनी होती है GSTR 4 में अगले साल का पहला महीना, अप्रैल महीना ना, 30 अप्रैल तक। और टैक्स क्वार्टरली देना है। हाँ जी, इसमें एक बात क्या, अगर आप पहले कंपोजिशन में थे, अब आप नॉर्मल में आ गए हैं, तो नहीं, पहले आप नॉर्मल में थे, अब आप कंपोजिशन में आए हैं, तो उस पीरियड की GSTR 1 और 3B अगर अभी पेंडिंग है तो वो अभी जमा करा दीजिए। नेक्स्ट, अब आप कंपोजिशन में हैं, पहले जब आप नॉर्मल में थे उस टाइम के कुछ इनवॉइसेस अब रिसीव हो रहे हैं, उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा जी, क्योंकि कंपोजिशन वाले को क्रेडिट नहीं मिलता। नेक्स्ट, अगर अप्रैल 21 में आपने कंपोजिशन ली, अक्टूबर 21 में आपकी 1.5 करोड़ क्लोज कर गई, अब आप नॉर्मल में चले जाएंगे, तो अप्रैल से अक्टूबर तक की अपनी CMP 08 और GSTR 4 ये सबमिट कर देना। फिर उसके बाद तो नॉर्मल वाली तो GSTR 1 3 भी फाइल करते ही रहोगे, लेकिन यहां तक कि आप अपनी क्या कर फाइल कर दोगे, CMP 08 और GSTR 4 सबमिट कर देना। अब इसके बाद मेन बैच आ जाइए 11.24 और फास्ट बैच आ जाइए 11.9। जल्दी से आ जाइए, हाँ जी जल्दी आइए। आगे क्या देखेंगे, हम कह रहे हैं NRTP तेरे को GSTR 5 फाइल करनी है अगले महीने की 13 तारीख और 7 डेज क्यों बोल रहे हैं जी, जरा सुनिए। ये अमेंड हुआ है, यहां पर पहले 20 तारीख होता था। हमने कहा NRTP तेरे को अगले महीने की 13 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन अगर तेरा रजिस्ट्रेशन इसी पीरियड में ओवर हो रहा है तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो उसके 7 डेज में, तो विच एवर अर्लियर तक आपको फाइल करनी है। नेटफ्लिक्स यूएसए की है, OIDR सर्विस देती है सीए स्टूडेंट को, मतलब सीए स्टूडेंट मूवी देख रहा है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसमें नेटफ्लिक्स को GST देना होता था, तो इस नेटफ्लिक्स को अपनी GSTR 5 सबमिट करनी है अगले महीने की 20 तारीख तक। ISD जो इनपुट सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे अगले महीने की 13 तारीख तक अपनी ISD वाली GSTR 6 देनी है। और GSTR 6 में जो इसको ITC दिख रहा होगा वो 6A में दिख रहा होगा, जो उसने परचेज करी थी, उन्होंने जिनसे परचेज करी थी उन्होंने GSTR 1 फाइल करी होगी, तो आपको 6A में क्रेडिट दिख रहा होगा। तो अब ये इसमें आप क्या क्या दिखाओगे 6 में, एक तो परचेज वाला क्रेडिट और जितना ITC डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे एलिजिबल या इनएलिजिबल सभी डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब दिखाना है इसमें। नेक्स्ट GSTR 7 TDS डिडक्टर फाइल करेगा अगले महीने की 10 तारीख तक, और ये अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड में, GSTR 7 फाइल करने के बाद में रिसीपेंट को पोर्टल पर लॉगिन करना और एक्सेप्ट करना, उसके कैश लेजर में आ जाएगा ये अमाउंट। सेक्शन 13 एंड 10 तो वहां पर आ ही गया ऑलरेडी। अब टैक्स कब तक पे करना है, जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है उस डेट तक टैक्स पे करना है। मोस्टली लोगों को उसी के साथ लिंक्ड है, रिटर्न की ड्यू डेट से। जैसे GSTR 3 भी मंथली फाइलर, क्वार्टरली नहीं, मंथली फाइलर, क्योंकि क्वार्टरली के लिए फर्स्ट सेकंड मंथ के लिए 25 तारीख थी, तो क्वार्टरली फाइलर वाले, NRTP 5A OIDR वाले, TDS वाले, इनकी रिटर्न की जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, उसी डेट तक। जैसे मंथली 3B कब तक जाती है, अगले महीने की 20 तारीख, तो 20 तारीख तक ही टैक्स दे दो। NRTP के लिए अभी आपने पढ़ा 13 तारीख, अगले महीने की 13 तारीख, तो इसी डेट तक टैक्स दे दो। OIDR के लिए आपने पढ़ा अगले महीने की 20 तारीख, तो इसी डेट तक आप टैक्स दे दो। GSTR 7 TDS वालों के लिए आपने पढ़ा 10 तारीख, तो 10 तारीख तक ही टैक्स ये TDS जमा करा दो। हाँ जी, लेकिन जो लिंक नहीं है उनकी, अच्छा यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, ये NRTP और CTP इनको एडवांस में भी टैक्स डिपॉजिट करना होता था, एस्टिमेटेड लायबिलिटी माइनस ITC। अच्छा और चीज, अब और चीज देखेंगे क्या, जो आपके क्वार्टरली वाले हैं ये पहले 2 महीने के लिए टैक्स अगले महीने की 25 तारीख जमा कराएंगे, लेकिन तीसरे महीने फिर इनका रिटर्न से लिंक हो जाएगा, 22 से 24 जो भी उनकी डेट है तब तक उनको टैक्स जमा कराना है। जो कंपोजिशन सप्लायर वाले हैं
उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी 30 अप्रैल तक, तो 30 अप्रैल तक टैक्स नहीं जमा कराना है, इनको क्वार्टरली टैक्स जमा कराना है सीएमपी 08 में 18 तारीख तक कंपोजिशन वालों को, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद निल की रिटर्न जमा करानी है, जी हाँ, निल की रिटर्न जमा करानी है, किसको? नॉर्मल वालों को, कैजुअल वालों को और कंपोजिशन वालों को। नेक्स्ट, जीएसटीआर 8 टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अगले महीने की 10 तारीख, ये हमने चैप्टर 12 में ही किया था, तो यहां पर दोबारा डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न, क्या ये सभी रजिस्टर्ड पर्सन को जमा करानी है? नहीं, जिनको 1 और 3B जमा करानी थी उन्हीं को ये 9 एनुअल रिटर्न जमा करानी है। जिनको 1 3B नहीं जमा करानी तो उनको 9 भी जमा नहीं करानी है। लेकिन यहां ध्यान दे, एक सीटीपी का एक्सेप्शन है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसे 1 3B जमा करानी होती थी, लेकिन इसे एनुअल रिटर्न नहीं जमा करानी है। नेक्स्ट, कंपोजिशन सप्लायर को 9 की जगह 9 जमा करानी है, और ये कब तक होगी? 31 दिसंबर तक। और आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर 9B टीसीएस वाला, ये एनुअल स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं, एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक। ये 9 और 9 वाले जरा सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो तुम्हें एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करानी है 31 दिसंबर तक। हाँ जी, ध्यान दीजिए, 9 है तो कितनी भी टर्नओवर हो आपकी जमा होगी ही होगी, लेकिन 9C तभी जमा होगी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो ही जमा होगी, ठीक है जी। लेकिन 9A के लिए ऑप्शन दे रखी है, हर साल एक ऑप्शन दे देते हैं, अगर तुम्हारी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो तुम्हें जमा कराने की जरूरत नहीं है। 17, 18, 18, 19, 19, 20 के सभी सालों में ये ऑप्शन दिए रहते हैं। अच्छा, ये एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट क्या है भाई, क्यों जमा कराते हैं? आपने 1 3B हर महीने जमा तो करा रखी है, अगर ईयर एंड पे आप देखते हैं कोई आपके बिल छूट गए हैं तो आप ईयर एंड पे जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करने लगेंगे, पता लगेगा तो टैक्स जमा करा दो। सर ये लोग कैसे जमा कराएंगे फिर अपना? ये जो ये 2 करोड़ से कम वाले, इनको तो हमने बोल दिया एनुअल रिटर्न मत जमा कराना, इनको तो पता नहीं लगेगा। इनको पता लगेगा तो एक DRC 03 फॉर्म है, उसके थ्रू पे कर देंगे। कभी भी साल के दौरान भी आपको पता लगता है, आप DRC 03 फॉर्म है, सेल्फ असेसमेंट करके आप वो टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, क्या आपकी एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड की जा सकती है? जी, SGST में एक्सटेंड करिए, यहां पर भी एक्सटेंड मानी जाएगी। नेक्स्ट, ये पहले टेबल देखिए। हाँ जी, 5 करोड़ से ऊपर है तो 9 भी जमा होगी, 9C भी जमा होगी, 9 भी जमा होगी, 9C भी जमा होगी। लेकिन दो लोगों के लिए ना 9 जमा होगी ना 9C जमा होगी। कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका CAG ऑडिट करता है, ना 9 ना 9C। लोकल अथॉरिटी जिसका खुद का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करता है, ना 9 ना 9C। ठीक है जी। तो ये 9C किसे नहीं देनी है? यहां पर वो बोलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को नहीं देनी है, ISD को नहीं देनी है, TDS डायरेक्टर, TCS कलेक्टर को नहीं देनी है, 9C कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं देनी है, NRTP को नहीं देनी है। बाकी जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उन्हीं को देनी है 9C। और डेट क्या है? 31 दिसंबर। अच्छा, फिर इसके बाद जो OIDR वाले नेटफ्लिक्स थे, नेटफ्लिक्स के लिए 9 भी माफ कर दिया, 9C भी माफ कर दिया। जो OIDR के सप्लायर आउटसाइड इंडिया वाले CS NTR को सर्विस दे रहे थे, इनके लिए 9 भी माफ, 9C भी माफ। फॉरेन एयरलाइंस इंडिया के बिजनेस ऑपरेशन के लिए अगर वो एक स्टेटमेंट जमा करा दे रिसिप्ट और पेमेंट की 30 सितंबर तक, ROC में इन्हें जमा करानी होती है, तो इनको हम 9C माफ कर रहे हैं, 9C माफ कर रहे हैं। हाँ जी, ध्यान दीजिए, एनुअल रिटर्न तो टर्नओवर कितनी भी जमा होती है, 2 करोड़ से कम है तो हमने ऑप्शन दे रखी है, लेकिन एनुअल रिटर्न तो आपकी जमा होती ही है कितनी भी टर्नओवर। और लेकिन सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, ये स्टेट वाइज देखनी है, ऑल ओवर इंडिया की देखनी है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया की देखनी है। तो अगर आपके 3 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, टोटल मिलाकर अगर 5 करोड़ से ऊपर हो गया, किसी स्टेट में 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, उनके लिए भी आपको 9C सबमिट करनी पड़ेगी। 9 तो जमा करानी ही होती है, उसके लिए टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट मेन बैच। नेक्स्ट अगला देखेंगे, पहले ये फर्स्ट रिटर्न क्या है जी। हाँ जी, ये क्या है? रिवाइज इनवॉइसेस का मैंने कंसेप्ट आपको इनवॉइस के चैप्टर में बताया था, यहां फिर बता रहा हूं। 10 अगस्त को आपकी टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर गई, 4 सितंबर को आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन 30 दिन में लगा दी थी, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन बैक डेट से 10 अगस्त से ही मिल रहा है। तो 10 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो आपने बिल इशू किए होंगे, इनके बदले में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। इन रिवाइज इनवॉइस में आप GST चार्ज करेंगे ताकि बायर को ITC मिल पाए। तो इस रिवाइज इनवॉइसेस की 10 अगस्त से 4 सितंबर तक की आप फर्स्ट रिटर्न सबमिट करेंगे, क्योंकि अभी आपका नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए नाम हम दे रहे हैं फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न आप सबमिट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, GST 10, ये आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, ये हमने याद करें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता था उसके ऊपर GST देना पड़ता था। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हुआ, कैंसिल उसी दिन से हुआ जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ, पहला केस। दूसरा, कैंसिल हुआ बैक डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से।
तो यहां जीएसटीआर 10 कब सबमिट हो सकती है? ऑर्डर पास होने के बाद। तो कह रहा है 3 महीने में, ऑर्डर पास होने के 3 महीने और कैंसिलेशन डेट विच एवर इज लेटर, तो उसमें आपको ये जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल करनी है। इसे नाम दीजिए हम फाइनल रिटर्न। ध्यान रहे, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्या एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न सेम है ना? फाइनल रिटर्न तो टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं हमेशा के लिए, जीएसटी बाय बाय, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, हम जा रहे हैं, हमारा कोई जीएसटी नहीं बनता, अब नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, तो वो है फाइनल रिटर्न। एनुअल रिटर्न तो हर साल दे रहे हैं। नेक्स्ट, जीएसटीआर 11, जिन्हें अपनी परचेज पर जीएसटी का रिफंड मिलता है, जैसे यूएसए की एम्बेसी है, जो परचेजेस करी होंगी, जिन जिन से परचेज करी होगी इन्होंने, उन सप्लायर्स को इसने अपना यूएएन दे दिया होगा। तो अब वो सप्लायर अपनी जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वो यूएन डाल देंगे, इसका इनवॉइस वाइज डिटेल डाल देंगे, तो इसको अपनी परचेज कहां दिखेगी? जीएसटीआर 11 में विद टैक्स, ताकि इसका रिफंड ले पाए फिर रिफंड एप्लीकेशन लगाकर। इसके बाद नेक्स्ट, ये 46 47 बाद में करते हैं, ये कर ले। हाँ, पेज नंबर 11.31 फास्ट बैच, यहां पर आ जाओ फटाफट से, आ गए क्या? अब जरा देखिए सेक्शन 46, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपके पास नोटिस आएगा 15 दिन में। अगर 15 दिन में आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपका टैक्स निकाल देंगे। हाँ जी, इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है, आपकी रिटर्न की डेट आने वाली है तो 3 दिन पहले आपके पास मैसेज आएगा, आपकी रिटर्न की डेट आ गई, रिटर्न जमा करा दो। अगर आपने रिटर्न नहीं जमा कराई, ड्यू डेट निकल गई, ड्यू डेट निकलते ही आपके पास सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज आएगा कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है। अब इसके बाद अब ये सेक्शन 46 वाला नोटिस इशू होगा 5 दिन के अंदर अंदर, कि आप 15 दिन के टाइम देते हैं आप रिटर्न फाइल करो। अगर आप नहीं फाइल करते तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। और इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के 30 दिन में अगर तुमने रिटर्न फाइल कर दी तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। 30 दिन में अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो हम रिकवरी करेंगे बिना कोई नोटिस के। अब तो आपका असेसमेंट हो गई है, सेक्शन 78 79 में आपकी रिकवरी करेंगे। ठीक है, हम आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं अगर तुम्हारी सेक्शन 29 की वायलेशन है, मतलब मंथली टैक्स पे ने 6 महीने की लगातार रिटर्न नहीं जमा कराई, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर ने अगर अपनी 2 क्वार्टर की लगातार रिटर्न नहीं फाइल कराई, या कंपोजिशन टैक्स पेयर ने जो रिटर्न की ड्यू डेट निकल गया 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो हम उसका आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये क्या है जी, जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है आपके बिहाफ पर? आपकी जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है, मंथली क्वार्टरली एनुअल फाइनल रिटर्न सबमिट कर सकता है, 3B 10 ये सब 9 सब जमा करा सकता है, आपके कैश लेजर में डिपॉजिट करा सकता है, ईमेल बिल जनरेट कर सकता है आपके बेसिस पर, आपकी जॉब वर्कर वाला जो ITG4 की डिक्लेरेशन जाती थी वो फाइल कर सकता है, आपका जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड वेयरहाउस कीपर थे इनके एनरोलमेंट करा सकता है, और 3 मुख्य काम और कर सकता है। ये 3 मुख्य काम क्या है? रिफंड की एप्लीकेशन लगाना, रजिस्ट्रेशन को अमेंड या कैंसिल कराना, कंपनसेशन स्कीम दिलाना या बाहर निकलवाना। ये 3 काम अगर वो कर रहा है आपके बिहाफ पर, डायरेक्टली नहीं होंगे, पहले जिस रजिस्टर्ड पर्सन का ये करा रहा है रिफंड की एप्लीकेशन या कैंसिलेशन करा रहा है उसके पास मैसेज जाएगा, उससे कंफर्मेशन ली जाएगी आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हो। अगर वो हाँ भरेगा तो फिर इसकी प्रोसीडिंग, फिर इसकी प्रोसेस होगी आगे। अच्छा, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है? अगर वो 5 शर्तों को फुलफिल करता हो। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना करार किया गया हो, कन्विक्टेड ना किया गया कोर्ट के द्वारा। 4 तो ये, 5वां कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन 5 में से कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, सीएसीएस, सीएमए या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सेट्रा। ये जो सेकंड पॉइंट है, सेल टैक्स रिटर्न प्रिपेयर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसके लिए एक स्पेशल बात, इसे एक पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। बाकियों को तो क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे एक पेपर क्लियर करना होगा जो नाइसिन कंडक्ट करेगी। नाइसिन कंडक्ट साल में 2 बार करती है, 50% कम से कम नंबर लेने हैं, एमसीक्यू बेस्ड इसका पेपर होगा। ठीक, अब आते हैं लास्ट, हमारा ये लेट फी वाला ये पॉइंट रह गया था, जरा ये देखें। हाँ, ये सेक्शन 47 कहता है एनुअल रिटर्न के लिए लेट फी अलग है, बाकियों के लिए एक ही है। बाकियों के लिए क्या है जी, टीसीएस कलेक्टर भी इस बार इसमें ऐड किया गया है, 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर, इतनी ही एसजीएसटी में भी, तो मतलब 200 रुपए पर डे और 10,000 विच एवर इज लोअर, टोटल हो गई 100 सीजीएसटी 100 एसजीएसटी में, 5000 सीजीएसटी 5000 एसजीएसटी। अगर आपकी एनुअल रिटर्न लेट फाइल हुई है तो फिर कितनी है जी, 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, इतनी ही एसजीएसटी में भी। अच्छा, ये वाली लेट फी में कुछ रिडक्शन की गई है क्या? कुछ कम की गई है क्या? हाँ, ये वाली लेट फी में रिडक्शन की गई है। तो आप देखें, ये मेन बैच 11.30, फर्स्ट बैच 11.30। हाँ जी, जीएसटीआर 1 3B अगर आपने लेट फाइल की है और आपके टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है
फिर तो जो लेट फी आप सेक्शन 47 में पढ़ के आए हैं वही, मतलब वहां पर क्या पढ़ के हैं, 200 रुपए पर डे और 10,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर 10,000 मैक्सिमम 10,000 लेट फी लगेगी सेक्शन 47 वाली। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और अगर आपका टैक्स निल बनता है, मतलब आपका सेल ही नहीं है कुछ, तो मैक्सिमम आपसे 500 रुपए लेंगे, 250 रुपए सीजीएसटी में, 250 रुपए जीएसटी में। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपका 100 दिन का डिले था, तो 100 इंटू में 200 रुपए पर डे, 20,000 बना और 10,000 मैक्सिमम थी, तो आपकी सेक्शन 47 के हिसाब से लेट फी कितनी बन गई, 10,000। तो आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 500 रुपए दे दो। अब अपनी 500 रुपए दे दो, ठीक है, तो थोड़ी वेव की गई है लेट फी। नेक्स्ट, अगर आपके टैक्स ड्यू बनता है 5 करोड़ से कम, 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है अगर आपकी, तो फिर आप एक काम करो, 2,000 रुपए दे दो। आप ये 10,000 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2,000 दे दो, 1,000 सीजीएसटी में, 1,000 एचजीएसटी में। आपकी लेट फी 10,000 बनती है मान लीजिए, आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम 2,000 ही दे दो। अगर आपकी 5 करोड़ से कम है लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो आप क्या कहते, 5,000 रुपए दे दो, 2,500 सीजीएसटी में, 2,500 एचजीएसटी में, तो 10,000 देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कितना दे दो, मैक्सिमम 5,000 दे दो। तो कुछ लेट फी वेव की गई है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। अच्छा, फिर इसके बाद अगर कंपोजिशन वाले हैं, नील की रिटर्न है, तो आप सिर्फ 500 रुपए दो, 250 सीजीएसटी, 250 एचजीएसटी में। और अगर आप अदर देन आपका टैक्स ड्यू बनता है, तो आप 2,000 रुपए दे दो, 1,000 सीजीएसटी में, 1,000 एचजीएसटी में। तो सेक्शन 47 वाली फीस को थोड़ा वेव किया गया है। नेक्स्ट, अगर आप टीडीएस वाले हैं, 25 रुपए पर डे और 100 रुपए विच एवर इज लोअर। ठीक है जी, यहां आपका रिटर्न का चैप्टर रिवीजन कंप्लीट होता है।